एक समय की बात है, राधिका और कन्या अपनी माँ शांति और अपने पिताजी के साथ रहा करती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। शांति का पति एक नशेड़ी आदमी था और शांति इधर उधर लोगों के घरों में काम किया करती थी। वो काम करके जो भी पैसा कमाती थी, उसका पति उससे वो पैसे भी ले लिया करता था। शांति बहुत ही मुसीबतों के साथ अपनी बेटियों को पाल रही थी। इसी तरह समय बीतता रहता है और राधिका और कन्या अब बड़ी हो चुकी थी। राधिका और कन्या दोनों बहुत ही सुंदर लड़कियां थी। अरे ओ शांति, कब तक अपनी जवान बेटियों को घर पर बिठा कर रखोगी? जवान बेटियों को यूं घर पर नहीं बिठाया जाता। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर शांति को अपनी बेटियों की चिंता सताने लगती है। माँ, आप आज इतनी चिंता में क्यों हो? तुम दोनों को मैं क्या ही बताऊं मेरी प्यारी बच्चियों। तुम दोनों अब बड़ी हो चुकी हो। अब तुम दोनों की उम्र शादी की हो गई है। तुम्हारे पिताजी का हाल तो तुम देखती ही हो। इन्हें तो अपने पीने से फुर्सत ही नहीं। मैं अकेली औरत तुम दोनों के लिए कैसे रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी बेटियों? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे बस दिन रात यही चिंता खाती रहती है। कोई बात नहीं माँ, जब हमारी शादी लिखी होगी तब हो ही जाएगी। तुम क्यों खामखा इतनी चिंता करती हो? शांति अपनी दोनों बेटियों को पड़ोस की बिमला नाम की टेलर के पास सिलाई सिखाने के लिए भेजने लगती है। कुछ महीने बाद राधिका और कन्या सिलाई सीखकर अपने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर देती हैं। दोनों बहनों के हाथों में तो जैसे जादू ही था। दोनों बहनें बहुत कमाल की सिलाई किया करती थी। एक दिन की बात है, गांव के सरपंच की बेटी सुमन उनके पास अपना शादी का लहंगा सिलवाने के लिए आती है। मेरे पापा ने तो मेरा रिश्ता बहुत ही बड़े घर में किया है। अब मैं तो वहाँ जाकर राज करूँगी, राज। मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं हैं, जो अपनी लड़कियों को घर पर बिठा कर रखें और काम करवाएं। तुम दोनों की भी ना जाने कितनी बुरी किस्मत है। खैर छोड़ो, सुनो तुम दोनों, मेरा लहंगा ऐसा सिलना जैसा आज तक किसी ने ना देखा हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। राधिका और कन्या सुमन का लहंगा सिलने में बहुत मेहनत करती हैं। वो दोनों एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर देती हैं। एक हफ्ते बाद सुमन अपना लहंगा लेने आ जाती है। लहंगे को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जब राधिका और कन्या उसे लहंगे की सिलाई बताती हैं, तो वो सोचती है, लहंगा तो इन दोनों ने बहुत ही अच्छा सिला है, लेकिन इन दोनों फटीचर सिलाई वालियों को मैं इतने पैसे नहीं दूंगी। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ऐसा तो कुछ खास नहीं बनाया है तुम दोनों ने मेरा लहंगा। मैं तो बस इतने ही पैसे दूंगी, अगर लेने हैं तो ले लो। राधिका और कन्या चुपचाप सुमन से पैसे ले लेती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। बहुत मुश्किलों के बाद कन्या और राधिका का रिश्ता तय हो जाता है। माँ, लेकिन हम लोगों के पास दहेज के लिए तो पैसे ही नहीं है। भला हमारी शादी फिर कैसे होगी? तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने बहुत मेहनत करके कुछ रुपए जोड़ कर रखे हैं। मैं तुम दोनों की बहुत अच्छे से शादी करूंगी मेरी बच्चियों। राधिका और कन्या अपनी शादी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर लेती हैं। राधिका और कन्या दोनों बहुत खुश थीं। शादी से एक हफ्ते पहले शांति का पति शांति के बचाए हुए पैसे भी चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन शांति को जब यह बात पता चलती है तो वो बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हो गया आपको? क्या बताऊं बेटा, आज तो तुम्हारे पिताजी ने हद ही कर दी। वो मेरे बचाए हुए पैसे भी चुरा कर ले गए। अब मैं तुम दोनों की शादी कैसे करूंगी? मेरी बच्चियों, मैं तो बर्बाद ही हो गई। तीनों माँ बेटियां अब बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। हे भगवान, अब तुम ही हमारी कोई मदद करो, हमें बचा लो। मैं कैसे अपनी बेटियों की शादी करूंगी भगवान? मैंने आज तक किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। तभी वहाँ एक बहुत तेज रोशनी होती है और राधिका और कन्या के लहंगे में से आवाज आने लगती है, तुम्हारी चिंता के दिन अब खत्म हुए शांति। तभी लहंगे में से बहुत सारे पैसे राधिका और कन्या के आगे प्रकट हो जाते हैं। तब शांति बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करती है। गांव वाले राधिका और कन्या की शादी का इंतजाम देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव में आज तक इतनी अच्छी शादी किसी की नहीं हुई थी और शांति का पति भी जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। उसे अपने कर्मों का फल मिल चुका था। अब शांति सुख से अपना जीवन जीने लगती है। भरतपुर नाम के गांव में भोलू नाम का एक आदमी रहा करता था। भोलू बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह एक लकड़हारा था। वह लकड़ियां काटकर उनको बेचता था और उसी से उसके घर का गुजारा चला करता था।
क्योंकि अब भोलू के पास कोई खेत भी नहीं बचे थे। क्योंकि कुछ ही समय पहले की बात है जब अपने पिताजी की मृत्यु के बाद भोलू और उसका भाई अशोक अपने खेतों में खेती किया करते थे। भली प्रकार से दोनों भाइयों का गुजारा चल रहा था, लेकिन अशोक काफी लालची था। काश पिताजी के साथ साथ ये भोलू भैया भी मर जाते तो सारे खेत मेरे पास होते और मैं कभी इस भोलू भैया की शक्ल भी दोबारा नहीं देखता। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। खेतों में मेहनत आप करो और वो लोग मुफ्त का अनाज पाएं। यह तो बहुत नाइंसाफी है जी। तू चिंता मत कर भाग्यवान, मैं कोई तरकीब लगाता हूँ कुछ दिनों में। अरे सुनते हो भोलू भैया, ये देखो सरकार ने किसानों के लिए एक नई स्कीम निकलवाई है। यह कागज भरकर जमा करवाने पर हमारी सरकार खेतों में मदद करेगी और राशन की दुकान से हमें खाद और बीज भी उपलब्ध करवाएगी। अच्छा अशोक, यह तो बहुत ही बढ़िया बात बताई है तुमने। मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं भाई, तू ही जमा करवाया ये सब। ठीक है, बस तुम यहाँ अंगूठा लगा दो भैया, बाकी मैं संभाल लूंगा। भोलू बेचारा भोला था। वो अशोक की मंशा को ना समझते हुए कागजों पर अंगूठा लगा देता है। कुछ दिनों के बाद, चलो अशोक, खेतों पर जाने का समय हो गया है। किसके खेतों पर जाओगे भैया? अब वो खेत मेरे हो चुके हैं। यह देखो, तुमने ही तो खेत मेरे नाम कर दिए हैं और ये घर भी। अब भोलू सब समझ चुका था। हे भगवान अशोक, तुम यह सब कर सकते हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे खेत वापस कर दो, मैं कैसे अपने परिवार को पालूंगा? अरे अब जाओ यहाँ से भैया, अपने परिवार को भी ले जाओ अब यहाँ से। वाह पतिदेव, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक ही झटके में इनको इनकी औकात दिखा दी। इसी वजह से अपने परिवार को पालने के लिए अब भोलू लकड़हारा बन चुका था। इतना सब होने के बाद भी भोलू ने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। ऐसे ही एक दिन जब भोलू अपनी लकड़ियां बेचने गया था तो सेठ ने उसकी लकड़ियों का वजन कम बता दिया, लेकिन गलती से उसे ज्यादा पैसे दे दिए। भोलू ने जब पैसे गिने तो वजन के हिसाब से वह ज्यादा लगे। अरे भैया, यह तो आपने मुझे लकड़ियों की बहुत ज्यादा कीमत दे दी है। क्या? लाओ, मुझे लगता है गलती हो गई। कोई बात नहीं भैया, अच्छा मैं चलता हूँ। पागल कहीं का, इसको इतना भी नहीं पता कि इसकी लकड़ियों का वजन कितना था। बेवकूफ आदमी है ये बिल्कुल। चलो, ऐसे पागलों की वजह से मेरा मुनाफा तो बढ़ जाता है। जी बस इतने ही पैसे लाए हैं आप? इतने से कैसे गुजारा चलेगा जी? बिटिया 2 दिन से स्कूल नहीं गई है, उसको किताब की जरूरत है। बिना किताब के स्कूल जाएगी तो मैडम जी डांटेंगी। क्या करूँ मीना, इतनी लकड़ियाँ काटता हूँ लेकिन वजन करने पर वो कम ही निकलती हैं। खेती तो अपनी रही नहीं, ना जाने ईश्वर की क्या मर्जी है। तू चिंता मत कर और तुम भी मत डरो मेरी लाडो रानी। कल मैं बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे लाऊंगा और अपनी लाडो की किताब भी ले आऊंगा। फिर मेरी बिटिया खूब पढ़ेगी, है ना? जी पिताजी, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। जरूर पढ़ना मेरी बच्ची। और पूरा परिवार सो जाता है। रात भर बरसात होती है और सुबह उठकर भोलू लकड़ी काटने चला जाता है। अरे यह क्या? आज तो सारे पेड़ गीले पड़े हैं जंगल में। अब मैं क्या करूंगा? घर में एक भी पैसा नहीं है। बिटिया की किताबें भी तो लेनी है। अरे हाँ, जंगल के बाहर खुले में नदी के पास जाकर लकड़ी काटता हूँ। वहां पर क्या पता हवा चलने से पेड़ों की लकड़ी सूख गई होगी अब तक तो। हाँ, यहाँ मेरा काम बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। हे भगवान, अब तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरी बिटिया स्कूल भी नहीं जा पाएगी। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी मदद करो। भोलू नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर एक परी प्रकट होती है। वो भोलू से कहती है, मैं अभी नीचे से तुम्हारी कुल्हाड़ी ले आती हूँ, तुम चिंता मत करो। और वो परी भोलू की परीक्षा लेने का विचार करती है। परी नीचे जाकर एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। यह लो भोलू, तुम्हारी कुल्हाड़ी।
ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं नहीं ले सकता ये। तब परी दूसरी डुबकी लगाती है और अब की बार वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है। यह लो भोलू, यह तो तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है, लो इसे ले जाओ। अरे क्यों मुझे परेशान करती हो परी रानी? कृपा करके मेरी कुल्हाड़ी दे दो, मुझे अपनी बिटिया की किताब लानी है। मेरे पास वो कुल्हाड़ी एक लौता साधन है जिससे मैं अपने परिवार को पाल सकता हूँ। परी खुश हो जाती है। भोलू, तुम सच में बहुत ईमानदार और भोले हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, लेकिन यह एक जादुई कुल्हाड़ी है और अब तुम्हें लकड़ियाँ काटने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए बस इस कुल्हाड़ी से मांग लेना। लेकिन ध्यान रखना भोलू, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया तो इसका जादू अपने आप उल्टा हो जाएगा और तुम्हें भारी नुकसान भी हो सकता है। जी मैं ध्यान रखूंगा। भोलू अपनी जादुई कुल्हाड़ी लेकर घर आ जाता है। अब तो भोलू जादुई कुल्हाड़ी की मदद से बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। अब भोलू के पास बहुत पैसा आ गया था, उसे अब किसी चीज की कमी नहीं थी। भोलू के जादुई कुल्हाड़ी की बात दूर दूर तक फैलने लगी। जब ये बात अशोक को पता लगी तो भैया भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अरे अशोक, कोई बात नहीं। कैसे हो तुम मेरे भाई? क्या बताऊं भोलू भैया, मेरे पास तो बस वही पुरानी जमीन है, बस गुजारा कर रहा हूं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई, ये वो, पैसे कम ही पड़ जाते हैं। अगर आप आज्ञा दो तो क्या मैं थोड़े दिन आपकी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है अशोक, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी कुल्हाड़ी ले जा सकते हो। लेकिन भाई ध्यान रखना, अगर तुमने लालच किया तो ये कुल्हाड़ी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। जी भैया, मैं ध्यान रखूंगा। घर जाकर अशोक जादुई कुल्हाड़ी से पैसा मांगता है और उसके आगे बहुत सारा पैसा आ जाता है। लेकिन लालच में आकर अशोक कहता है, ए जादुई कुल्हाड़ी, मेरे भाई अशोक का सारा कारोबार मेरा हो जाए। इतना सुनते ही जादू लकड़ी ने अशोक के घर को बदलकर एक पुरानी झोपड़ी बना दिया। उसका सारा पैसा भी गायब हो गया, उसके सारे पशु, सारा सामान, सब कुछ गायब हो गया। यह सब देखकर अशोक ने अपना माथा पीट लिया। वो भागता हुआ भोलू के घर गया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। जब भोलू को सारी बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन भाई की भलाई के बारे में सोचकर वो बोला, हे परी रानी, आप जहाँ भी हो मेरी मदद करो। तभी वहाँ परी प्रकट हो जाती है। वो कहती है, इस मूर्ख और लालची इंसान की यही सजा है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। और हाँ भोलू, अगर तुमने इसकी मदद करी तो तुम्हारा भी सारा धन गायब हो जाएगा। यह सब सुनकर अशोक वहीं बैठकर रोने लग जाता है। यही जीवन का चक्र है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसी ही और मजेदार स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।